चलो टॉपिक बहुत सारे कंप्लीट कराने हैं। अब ये देखो पता नहीं क्या क्या खुल गया है। हाँ चलो टॉपिक डालो। टॉपिक है बेटा मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, आज का टॉपिक है, टॉपिक डालो मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो हमने जो कल जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे उसके बाद आज हमारा टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी, और इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा एम के साथ। इसका सिंबल क्या होता है? लैम्डा एम। एम मतलब मोलर। ठीक है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि एक मोलर कंडक्टिविटी मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड कुछ है ना। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ कंडक्टिंग पावर्स। क्या है ये? कंडक्टिंग पावर्स का सम है। सम ऑफ कंडक्टिंग पावर्स ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसकी एक डेफिनेशन। हालांकि मैं बोल रहा हूं उसको कोई डेफिनेशन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, है ना। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा मोलर कंडक्टिविटी का? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है कंडक्टिविटी अपॉन, इसका फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी अपॉन मोलैरिटी। कंडक्टिविटी अपॉन मोलैरिटी मतलब इसका फॉर्मूला है कप्पा अपॉन एम। क्या है फॉर्मूला इसका? कप्पा अपॉन एम। शॉर्ट में लिख देते हैं भाई, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा अपॉन एम। लेकिन ये वाला फॉर्मूला आप यूज नहीं कर पाओगे। सुन रहे हो मेरी बात? ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि इस फॉर्मूले में अभी हमें एक बहुत ही क्रिटिकल चेंज करना है, वो है यूनिट का। समझ में आ रहा है? किसका चेंज करना है बेटा? यूनिट का। क्योंकि अगर तुम यूनिट देखो तो इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट होती है सीमेन पर मीटर, अगर हम एसआई में चलें तो, और इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। और हम जानते हैं लीटर को मीटर क्यूब के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है ना, लीटर को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? मीटर क्यूब से। तो इसके फॉर्मूले बनते हैं 2। किसके हिसाब से? यूनिट के हिसाब से 2 फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है केस 1। अगर हम कप्पा की यूनिट रखें सीमेन पर मीटर, क्या यूनिट रखें? सीमेन पर मीटर, तो लैम्डा एम का फॉर्मूला हो जाएगा कप्पा अपॉन एम। ये रखकर चल रहे हैं। इसकी यूनिट है सीमेन पर मीटर और इसकी यूनिट है मोल पर लीटर। कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, 1 सीमेन पर मीटर अपॉन 1 मोल पर लीटर। ठीक है, अब इसमें रिलेशन को समझो बेटा। ठीक है, रिलेशन होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। 11th क्लास का है ये। समझ में आ रहा है? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 लीटर। एक्चुअली हम ये करते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ओपन करते हैं तो कितना हो जाता है? 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल? 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये हो जाएगा 6 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब ही 1 ml होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ही 1 ml होता है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000 इंटू 1000 ml। और बेटा 1000 ml किसके बराबर होता है? 1 लीटर के बराबर। ये हो गया 1000 लीटर। रिलेशन समझ में आया? तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इसको लिख देंगे 1 सीमेन अपॉन 1 मीटर, यहाँ कर देंगे 1 मोल अपॉन 1 लीटर। ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होगा। यही होगा। वैल्यू पुट कर दो 1 सीमेन इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब अपॉन में हो जाएगा 1 मीटर इंटू 1 मोल हो जाएगा। यूनिट को सॉल्व कर लेंगे मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, है ना। कहने का मतलब ओवरऑल यूनिट हमारी क्या बनी? सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। ये यूनिट बनी। लेकिन अगर ये यूनिट यूज करना है तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं मेरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कप्पा अपॉन 1000 इंटू एम। ठीक है, तो अगर मुझे ये यूनिट यूज करनी है मीटर वाली,
तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा बोलो? 1000 से मुझे इसको उठाकर डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमने मार्क कर लिया इसको, ठीक है। अब दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा है हमारे पास एक और यूनिट जो पॉसिबल है, एक और यूनिट जो पॉसिबल है, अगर कप्पा की यूनिट सीमेन पर सेंटीमीटर है ना, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? लैम्डा एम इज इक्वल टू, यहां पर एक कप्पा अपॉन एम, वैल्यू पुट करो, इसकी यूनिट है सीमेन पर सेंटीमीटर, 1 मान लो, ये हो जाएगा 1 मोल पर लीटर, क्योंकि मोलारिटी की तो यही चलेगी। एसआई में कन्वर्ट करोगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 सीमेन अपॉन 1 सेंटीमीटर इंटू 1 मोल, ऊपर आ जाएगा 1 लीटर। और अब भी मैंने बताया 1 लीटर होता है 1000 ml, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर की जगह पुट कर दूंगा मैं, ये हो जाएगा 1 सीमेन इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, अपॉन में आ जाएगा सेंटीमीटर इंटू 1 मोल। तो इसको सॉल्व करेंगे, सेंटीमीटर से कट जाएगा स्क्वायर, तो अगर मुझे यूनिट यूज़ करनी है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये यूनिट यूज़ करनी है, तो इस यूनिट को यूज़ करने के लिए मुझे फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा? मुझे कप्पा में 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो भाई हाँ या ना? इस तरीके से फॉर्मूले बनेंगे इसके, समझ रहे हो? ठीक है ना। तो ये आते हैं हमारे पास 2 फॉर्मूले मोलर कंडक्टिविटी के, लिखो इसे, राइट डाउन करो। क्या आयुष, दिव्यांश नहीं आ रहा आजकल, कहाँ गायब है? रख दो ना उसको। कहाँ गया? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुमको बिना बताए घूम रहा है। लिख ले, मुझे क्या देख रहा है? लिख लिया? हो गया? आगे बढ़ जाए क्या? चलो, हाँ, 2 फॉर्मूले हैं, याद करने पड़ेंगे। तुम लोग को कभी कभी नहीं लगता कि 10th के बाद से सर एकदम से फॉर्मूले बढ़ गए? सच सच बताना, क्यों अंशुमन, कैसा लग रहा है तुम्हें साइंस लेके? ऐसे जब लिया होगा तब तो ये नहीं सोचा होगा कि सोचा हुआ था ये। अच्छा, पहले बायो ली थी इसने, फिर उसके बाद मैथ्स में आ गया एग्जाम 11th में। अच्छा, कंपैरेटिव के। मैंने PCM भी लिया था और बायो के पेपर के दिन में बहुत रोया करता था। मुझे याद ही नहीं होता था कुछ बायो में। मतलब मैं बायो वालों को बहुत बहुत रिस्पेक्ट की नज़रों से देखता हूँ। मैं ऐसे नाम जो मैं पढ़ भी नहीं पाता हूँ वो लोग याद कर लेते हैं। बाप रे, बायो वाले बच्चों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इसलिए। तो पता मेरे को डायग्राम बनाना भी नहीं आता था। हाँ, बायो में जो डायग्राम्स फाइल कंप्लीट करनी पड़ती लास्ट में, मैंने अपने क्लासमेट में जितनी भी, मतलब बायो सेक्शन में जितनी भी लड़कियां थी, सबको मैंने चॉकलेट दे दे के, लिटरली बता रहा हूँ, सबको चॉकलेट दे दे के मैंने डायग्राम बनवाए थे। और सोचो किसकी फाइल की तारीफ हो रही होगी? मेरी फाइल की तारीफ हो रही थी। सभी लोगों का मुंह बन गया था बिल्कुल, बोले कि डायग्राम हमने बनाया, तारीफ तुम्हारी हो गई। केवी से है कोई यहाँ पे? केवी से कोई नहीं है? अदिति कौन है? अच्छा, वो आई नहीं। तो केवी में क्या होता है? केवी में हर संडे नहीं, हर कुछ महीनों में वो बाहर से आते हैं इंस्पेक्शन वाले, कॉपी चेक करने के लिए।
तो उसमें वो लोग फाइल चेक करने आए थे और मेरी फाइल थी कंप्लीट नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने उठाकर फाइल लिखना चालू कर दिया था। 2 या 3 दिन पहले मैंने शुरू की थी फाइल, और सारे डायग्राम्स के लिए मैंने 1-2 गर्ल्स थी हमारे उसमें, तो उनको मैंने बोला कि भाई जो लेना है ले लो लेकिन डायग्राम बना दो मेरे। तो उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर डायग्राम बनाए थे। 2-3 लोगों को अपना वो आउटसोर्स किया था मैंने, थ्योरी मैंने लिख ली थी। तो जो चेक करने आया उसने फाइल खोली तो हैंड राइटिंग ठीक है मेरी, है ना तो हाँ, हैंड राइटिंग ठीक है मेरी, तो उनको हैंड राइटिंग बड़ी पसंद आई। प्लस डायग्राम भी कुछ लोगों ने बनाए थे, तो उन लोगों ने भी बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम बनाए, तो उनको डायग्राम भी पसंद आए। उनको ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि मैंने एक सिंगल पेन का यूज़ किया है, डिफरेंट डिफरेंट पेन नहीं यूज़ किए। तो उसने तारीफ़ की थी मेरी कि देखो एक ही पेन को यूज़ किया है, इतनी सुंदर फाइल बनाई है। उसको कौन समझाए कि 2 दिन पहले लिखूंगा तो एक ही पेन से लिखूंगा ना दूसरा पेन कहाँ से लेकर आऊंगा तो बड़ा मज़ा आया था उस दिन। हो गया, लिख लिया। अभी तो तुम लोग भी 12th में करोगे अभी फाइल्स कंप्लीट, समझ सकता हूँ मैं। देख लो बेटा, कुछ भी हो सकता है, बोर्ड है, कभी भी आदेश सडनली आते हैं, है ना। जल्दी करो। 2 फॉर्मूले हैं, अगर हम छोटी वाली यूनिट करेंगे तो इंटू 1000 करेंगे, बड़ी यूनिट यूज़ करेंगे मीटर वाली तो हम लोग डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़े, हो गया। चलो देखो बेटा, अगली जो कंडक्टिविटी है उसे बोला जाता है लैम्डा। अगली जो कंडक्टिविटी है उसको कहा जाता है लैम्डा ई क्यू। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो लैम्डा ई क्यू, या कई जगह लैम्डा एन भी यूज कर लेते हैं। तो डेफिनेशन वही है, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ कंडक्टिंग पावर्स ऑफ ऑल द आयंस produced by dissolving 1 equivalent electrolyte in 1 liter solution, है ना। तो इसके फॉर्मूले में क्या होगा, लैम्डा ई क्यू के फॉर्मूले में वहां पर कप्पा डिवाइडेड बाय क्या था, मोलैरिटी, और इक्विवेलेंट से रिलेटेड कौन होता है, नॉर्मेलिटी। तो हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा, नॉर्मेलिटी से, एन, ठीक है। नॉर्मेलिटी से डिवाइड करेंगे, एन नॉर्मेलिटी है, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले के भी 2 फॉर्म होंगे, कप्पा डिवाइडेड बाय एन, और अपॉन में अगर 1000 है तो इसकी यूनिट होगी सीमेन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। वहां मोल था, यहां क्या लग जाएगा, इक्विवेलेंट। और दूसरा फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, कप्पा इंटू 1000 करेंगे अपॉन नॉर्मेलिटी, तो यहां हो जाएगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ठीक है। सेम वही होगा जो हमने पिछले केस में किया था, बस मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी आ जाएगी बेटा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा, क्या नाम है, इतना कॉम्प्लेक्स नेम है। केमिस्ट्री ठीक चल रही है, समझ में आ रही है, आगे बढ़े, इसमें हो गया। थ्योरी तो सिंपल है। चलो, ये खाली पेज कहाँ से आ गया।
चलो अब देखो जितना भी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी पर, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते। तो क्वेश्चन है हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ना, मैं बना लेता हूं। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ना, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है फिल्ड विथ, ये जो सेल है इस सेल पे क्या भरा हुआ है, इस सेल पे KCl भरा है, और कितना भरा हुआ है 0.1 मोलर, मोलैरिटी कितनी है 0.1 मोलर, ठीक है ना। KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम, मतलब इसका रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम। कितना रेजिस्टेंस दिया बोलो बेटा, 100 ओम। इफ सेम कंडक्टिविटी सेल, मतलब यही वाला कंडक्टिविटी सेल, सेम कंडक्टिविटी सेल इज फिल्ड विथ KCl सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दिस, दूसरा भी कॉन्सेंट्रेशन दिया है, इस कॉन्सेंट्रेशन से भरा हो, तो इसको बोल देता हूं मैं M1, इसको मैं बोल देता हूं M2, समझे। तो ऑब्वियसली ये R1 होगा, ठीक है। इससे भरा हुआ है, द रेजिस्टेंस इज 500 ओम। जब ये कॉन्सेंट्रेशन है तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, रेजिस्टेंस हो गया 500 ओम, ठीक है। कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस, इसका कंडक्टिविटी निकालना है, मतलब कप्पा 2 निकालना है, और मोलर कंडक्टिविटी मतलब इसका लैम्डा M2 निकालना है, समझे। आगे क्या दिया है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मतलब कप्पा दिया है, कप्पा 1 दिया है, कप्पा 1 कितना दिया, 1.25 सीमेन पर मीटर। समझ में आ रहा है, सारा गिवन डेटा आराम आराम से देख देख के लिखा है और कुछ नहीं किया। अब मुझे क्या निकालना, मुझे कप्पा 2 निकालना और ये निकालना है। देखो कभी भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन में सेम सेल बोल रहा है, सेम कंडक्टिविटी सेल बोल रहा है, इसका मतलब वो चाहता है कि तुम यूज करो कॉन्सेप्ट G स्टार का, सेम सेल का और कोई सेंस नहीं है। समझ में आ रहा है, कभी भी अगर सेम सेल बोल दिया मतलब G स्टार यूज होगा। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट होता है L/A, जिसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था R इंटू कप्पा, याद आ रहा है, ये बहुत यूज होगा, जब भी तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे तो इसका इस्तेमाल बहुत होता है। तो तुम यहां पे लगा सकते हो G स्टार इज इक्वल टू R1 इंटू कप्पा 1, R1 कितना है 100, कप्पा 1 कितना है 1.25, सॉल्व करके कितना हो जाएगा 125, और G स्टार है तो इसकी यूनिट होगी मीटर इनवर्स 1, समझे। अब तुम्हें अगर G स्टार मिल गया है तो यहाँ पे तुम्हें कप्पा 2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, G स्टार इज इक्वल टू R2 कप्पा 2 करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही सेल यूज कर रहे हैं तो G स्टार क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझे कि नहीं समझे, बोलो भाई, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इससे तुम कप्पा 2 निकाल लो, और कप्पा 2 निकाल के लैम्डा M2 का फॉर्मूला लगाओ, लगा लोगे ना फॉर्मूला, लगाओ लगाओ लगाओ। या कपिल बेटा, सवाल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, सवाल पूछने तो नहीं आ रहा एक भी, तो अभी भी कौन पूछ देता है, तो क्या तुम्हारी जगह पेपर वही देगा, हाँ, अगला नीट लिख तुम ही दोनों करने वाले हो क्या मिलके, उससे सवाल ना पूछो, डायरेक्ट आके क्वेश्चन पूछा करो, है ना। क्या रक्षित कल क्यों नहीं आया था, हाँ क्या लग गई थी,
अच्छा, तबीयत खराब हो गई थी, ठीक। अब ठीक हो गया आज? आज वो नहीं दिख रहा तुम लोगों का, वो तीसरा साथी ध्रुव कहाँ है? कल आया था ना? हाँ, 0.25 कौन सा वाला? ये कप्पा 2 जी स्टार है 125, R2 है 500, कप्पा 2 निकालना है तो कप्पा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 125 अपॉन 500, 5 से गया 100, 5 से गया 25, यस 0.25 आ रहा है। और यूनिट क्या होगी? सीमेन पर मीटर, क्योंकि मीटर में चल रहा है ना। 0.25 आ रहा है कप्पा 2। लैम्डा M2 निकालो, लैम्डा M2 निकालो। अगले पेज में चलते हैं यार, कब से इधर ही पर है। लिख लिया ना कि नहीं लिखा? कुछ नहीं लिखा कुछ भी? कप्पा अपॉन M इंटू 1000 करोगे, यही करोगे ना? क्या 1/8? अच्छा 1/8 आ रहा है, ठीक है। 0.125, ठीक है। इजी कैलकुलेशन है, इजी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी लगता हो तो क्वेश्चन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, या फिर बाद में कभी लिख लो, है ना। या फिर एक चीज़ का ध्यान रखो कि आवाज़ नहीं, जो पीपीटी शेयर हो रहा है उसको सेव करते जाओ और लास्ट में जोड़कर एक सिंगल पीपीटी बना लिया करना। होता है ना पीपीटी शेयर, है ना, ठीक है। तो उसको लास्ट में एक पीडीएफ बना लिया करो। तुम लोग शेयर करते हो, मेरे को करना भूल जाते हो, मैं ही बना के भेज दूंगा, वो भी नहीं करते हो। करने को तो तुमने 2 साल से बोल के रखा है कि सर पढ़ाई करेंगे, हो पाई अभी तक तुमसे? हाँ, हो गया? हो गया कि नहीं हुआ बताओ? तो इसमें कप्पा की वैल्यू कितनी आई थी? 0.25 ना। मोलारिटी कितना? 0.002 इंटू 1000, तो ये 0.25 अपॉन 2 हो गया। ये हो गया 0.125 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मीटर है? अरे सॉरी सॉरी बेटा, हो गया। आगे बढ़े, चलो। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, टॉपिक की हेडिंग डालो। वापस हम फिजिक्स से थोड़ा सा केमिस्ट्री में लौटते, बहुत फिजिक्स टाइप के क्वेश्चंस चल रहे थे। फिजिक्स ही तो पढ़ रहे थे, ओम्स लॉ, केमिस्ट्री कहाँ थी उसमें? केमिस्ट्री अब लगेगी। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी। देखो केमिस्ट्री का मेन पर्पस है नेचर को फाइंड करना, हम वापस वहीं जा रहे हैं। तो हम देखेंगे अगला इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। मतलब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज करूंगा तो कप्पा में क्या चेंज आएगा? कंडक्टिविटी में। और लैम्डा एम में क्या चेंज आएगा? मोलर कंडक्टिविटी में। ठीक है, चलो तो पहले देखेंगे हम, पहला है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग ध्यान से सुनो, है ना। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी, और खासकर मोलर कंडक्टिविटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी। देखो बेटा, कंडक्टिविटी ज्यादा का मतलब ज्यादा करंट फ्लो होना चाहिए, यही मतलब है ना। बोलो हाँ या ना? ठीक है, हम ये बोलेंगे, रफ में लिख देते हैं कि हाई वैल्यू ऑफ कप्पा। हाई कप्पा का मतलब क्या है? मोर करंट फ्लो, मोर करंट फ्लो। और ज्यादा करंट फ्लो के लिए हमको क्या चाहिए? ज्यादा चार्ज पास होना चाहिए। बताओ हाँ या ना?
हम ये बोलेंगे, वैसे यहीं लिख देना था, वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं। हाई कप्पा का मतलब होता है हाई करंट फ्लो, हाई करंट फ्लो। और हाई करंट फ्लो के लिए आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में से करंट कौन कैरी कर रहा है, आयंस कैरी कर रहे हैं। कौन कैरी कर रहे हैं, आयंस। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर हाई नंबर ऑफ आयंस, हमें चाहिए हाई नंबर ऑफ आयंस। और बेटा हाई नंबर ऑफ आयन के लिए हमको क्या चाहिए बताओ, हाई नंबर ऑफ आयन के लिए हमको चाहिए हाई कॉन्सेंट्रेशन। भाई आयंस का नंबर कैसे बढ़ेगा, जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो कंडक्टिविटी है कप्पा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखोगे तो कप्पा अपने आप ज्यादा आएगा। तुम प्रीवियस एग्जांपल भी देख सकते हो, क्वेश्चन अपन ने छोटा सा किया था जिसमें जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था तो कप्पा ज्यादा आ रहा था, और जब कॉन्सेंट्रेशन कम किया था तो कप्पा की वैल्यू कम आ रही थी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताओ, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन पे इस तरीके से डिपेंड करता है, ओके। अगर मैं वाटर ऐड करता हूं, क्या ऐड करता हूं जल्दी बताओ, अगर मैं वाटर ऐड करता हूं, वाटर ऐड करता हूं उसको बोला जाता है डाइल्यूशन। अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं तो डाइल्यूशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर। अगर मैं डाइल्यूशन करूंगा इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डाइल्यूशन करूंगा कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, कंडक्टिविटी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कप्पा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, बोलो हाँ या ना, कर लो। छोटा सा पॉइंट है, बस याद रखना, इस पे सीधे सीधे सवाल आ जाता है। इस पे दूसरा मजेदार पॉइंट क्या है, दूसरा मजेदार पॉइंट है मोलर कंडक्टिविटी, उस पर इफेक्ट। कोई गेस करना चाहेगा मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? फॉर्मूला है तुम्हारे पास, यूज फॉर्मूला। हाँ, डाइल्यूशन ज़्यादा होने पे तो कप्पा कम हो रहा है, लैम्डा एम पूछ रहा हूँ। इसने कुछ बोला सही, ठीक ठीक, कप्पा नहीं, लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कप्पा के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नीचे नीचे एम भी तो है। चलो बताते हैं, लॉजिक के साथ भी बताएंगे, कर लो इसे। आगे आओ जरा इधर देखो, दूसरा आता है हमारे पास, वो है इफेक्ट ऑन लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी। देखो, एक तो मैं लगा सकता हूं सिंपल सा फॉर्मूला, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा अपॉन सी एम। सी एम या एम है मोलैरिटी, सी एम का मतलब कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। देखो, कप्पा में चेंज हो रहा है, लेकिन तुम देख रहे हो कप्पा में जो चेंज होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत स्मॉल होता है। कप्पा का चेंज कैसा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि कप्पा जो है वो लगभग हम ये बोल सकते हैं, कप्पा अगर ऑलमोस्ट सेम अगर ले रहे हैं कप्पा, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो हमें दिखेगा लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताओ, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, कप्पा का चेंज बहुत ही कम होता है कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है? तो इस फॉर्मूले से हमको क्या पता चल रहा है,
इस फॉर्मूले से सीधे सीधे पता चल रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी, मोलर, आप इससे याद कर सकते हो, अभी मैं समझाऊंगा अलग से। मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को कम करते हैं, तो लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। पानी डालने पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ऐसा समझो। ठीक है ना। सवाल उठता है क्यों, रीजन क्या है। फॉर्मूले से तो ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है। ठीक है, इसके लिए हमें यह समझने की जरूरत है कि कप्पा सिर्फ कंडक्टिविटी होती है। कप्पा सिर्फ क्या है, कप्पा कंडक्टिविटी होती है, सिर्फ कंडक्टिविटी। लेकिन लैम्डा एम असल में कंडक्टिंग पावर है। जब इसकी डेफिनेशन भी बताई थी तो मैंने क्या लिखा था कि ये कंडक्टिंग पावर है आयंस की। समझ में आ रहा है। अब कंडक्टिंग पावर से क्या मतलब है भाई, एक आयन है जैसे Na+ है Cl-, तो भाई चाहे तुम हाई कॉन्सेंट्रेशन रखो चाहे तुम लो कॉन्सेंट्रेशन रखो, Na के ऊपर +1 का चार्ज है, तो एक आयन जो है वो एक ही चार्ज को कैरी कर पाएगा, है ना। Na+1 चार्ज को कैरी कर रहा है, Cl-1 -1 चार्ज को कैरी कर रहा है। अब हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन से कंडक्टिंग पावर का क्या मतलब है। ठीक है, समझ रहे हो। तो बेटा कंडक्टिंग पावर का यहां मतलब है सिंपली स्पीड, एक आयन स्पीड से मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है। कंडक्टिंग पावर से मतलब क्या है कि एक आयन कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। इसको समझो। देखो मेरे पास अगर दो तरीके के कॉन्सेंट्रेशन है, मैं ले लेता हूं, एक केस ले लेता हूं पहले, ये हमने डायग्राम बनाया, मैं ले लेता हूं एट हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लिखना छोड़ो, यहां ध्यान दो, है ना। अगर मैं बात करता हूं हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो मैंने ये लगा लिया, एक यहाँ पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगा, यहाँ लगा है, और फॉर द टाइम बीइंग मैंने थोड़ा चार्ज दे दिया ताकि समझा सकूं। अब हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो यहाँ बहुत सारे Na+ Cl-, यहाँ बहुत सारे Na+ और Cl- के आयंस होंगे कि नहीं होंगे, बोलो बेटा, थोड़ा बोलो, गले का आवाज खोलो, होंगे या नहीं होंगे, बोलो। होंगे ना, यहाँ बहुत सारे Na+ Cl- होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन है इस तरीके से, पानी है और उसमें बहुत सारा Na+ और Cl- है। अब ऐसे केस में क्या होगा, जब किसी आयन को मूव करना होगा, लेट्स से ये है नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड और एक आयन को मूव करना है, लेट्स से, ठीक है ना। तो एक Na+ को मूव करना है, तो सबसे फास्टेस्ट रास्ता क्या है, सबसे तेज रास्ता है कि ये सीधा चला जाए, यही है ना सबसे तेज रास्ता, बोलो हाँ या ना। लेकिन जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होने वाला है, देखो अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो मान लो ये इस तरीके से मूव कर रहा है, मान लो यहां आ गया Cl-, तो इसको मूव सीधे करना, लेकिन Cl- अगर इसको दिखेगा तो ये इसके तरफ भी अट्रैक्ट होगा। समझे कि नहीं समझे। मान लो इधर पे एक और Cl- है, ये इधर को अट्रैक्ट होगा। मान लो इधर पे फिर Na+ पड़ा रखा हुआ है, तो ये Na+ से रिपेल होकर यहां आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बोलो हाँ या ना, इस तरीके से। और फिर मान लो यहाँ कहीं Cl- है तो ये यहाँ आ जाएगा, है ना, और फिर जाके कहीं ये यहाँ पहुँचेगा। तो जिस आयन का पाथ सीधा होना चाहिए उसका आयन का पाथ कैसे जाएगा, जिगजैग पाथ में जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो हम ये बोलेंगे ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, यहां पर क्या हो रहा है, इंटरैक्शन ज्यादा हो रहा है, इंटरैक्शन बिटवीन आयंस इज वेरी हाई। आयन के बीच का इंटरैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। सो हम ये बोल सकते हैं स्पीड कम हो जाती है, ये बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, या फिर हम ये बोल सकते हैं सो आयंस कैन
कैन नॉट शो देयर ट्रू पोटेंशियल या ट्रू पावर। ऐसे केस में आयन अपना ट्रू पावर शो नहीं कर पाता है, और जिसके कारण हमें क्या मिलती है, जिसके कारण लो लैम्डा एम वैल्यूज मिलती हैं। क्या मिलती है जल्दी बताओ? लो लैम्डा एम वैल्यूज मिलती हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन पे। अगर हम दूसरे केस में क्या करें, कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दें। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन लो कर दूं, लगभग सेम डायग्राम मैंने रखा, एट लो कॉन्सेंट्रेशन सेम सब कुछ, कंडक्टिविटी सेल बिल्कुल सेम रखेंगे, है ना। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कंडक्टिविटी सेल बिल्कुल सेम रखेंगे, और मान लो ऐसा लगा लिया हमने चार्ज। अब ये लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहां पर Na+Cl- के आयंस बहुत ही कम होंगे। कम होंगे कि नहीं होंगे बताओ? अगर कम होंगे और किसी आयन को ऐसे मूव करना है, लेट से पॉजिटिव वाले को मूव करना है, तो अब आयंस अगर कम है ना, तो इसको ऐसे जाना है, तो अब इसमें बहुत ही कम डेविएशन होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? पिछले केस में डेविएशन ज्यादा था, है ना, इस केस में डेविएशन कम है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। इसीलिए इसको पढ़ाते पढ़ाते मैं बच्चों को बोलता हूं कि इसको अपनी लाइफ से कंसीडर करो। अगर आपको अपना एम अचीव करना है, समझ में आ रहा है, तो डेविएशन कम होना चाहिए। आइडियल केस तो ये होगा कि कोई डेविएशन ना हो, ठीक है ना। लेकिन हम जानते हैं ना तो आइडियल गैस एग्जिस्ट करती है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, और ना ही आइडियल केसेस ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो जितना कम डेविएशन होगा अपने एम तक जल्दी पहुंच जाओगे, ठीक है ना, और ज्यादा डेविएशन होगा तो अपने एम तक जल्दी पहुंच नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। ओके, तो इस चीज को याद रखना। हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, एट लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। ओके, एट लो कॉन्सेंट्रेशन द इंटरेक्शन बिटवीन आयंस, इंटरेक्शंस बिटवीन आयंस इज लो, ठीक है ना, या आर लो। सो आयंस कैन शो more of their true power या ट्रू नेचर, अपना ज्यादा ट्रू नेचर शो कर पाएंगे। हालांकि अभी लो कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, लैम्डा एम वैल्यूज कैसी होंगी, लैम्डा एम वैल्यूज हाई होंगी। रीजन समझ में आ रहा है सभी को कि लो कॉन्सेंट्रेशन में लैम्डा एम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इंटरेक्शंस कम हो जा रहे हैं, इंटरेक्शंस कम हो जा रहे हैं, तो डेविएशन कम है अपने पाथ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और पाथ से डेविएशन कम है तो वो जल्दी पहुंचेगा। तो एक आयन की चार्ज लेकर कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, जल्दी जा रहा है, स्पीड ऑफ आयन बढ़ गया, ऐसा बोल सकते हैं। समझे या नहीं समझे? ठीक है ना। तो भाई ऐसा आइडियल केस जहां आयन अपना बिल्कुल ट्रू पोटेंशियल अचीव कर ले, जब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाए। समझ में आ रहा है? तो इसी चीज में साइंटिस्ट ये बताते हैं कि भाई अगर मैं क्या कहते हैं, अगर मैं डाइल्यूशन को बढ़ाता हूं, तो यही आ जाता है कि अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को कम करते हैं, तो लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ती है। तो कभी ना कभी तो ऐसा आएगा ना कि लैम्डा एम की वैल्यू फिक्स हो जाए। वो तभी पॉसिबल है जब मैं डाइल्यूशन को बढ़ाकर इतना ज्यादा कर दूं कि इन्फिनिट डाइल्यूशन हो जाए, जिससे कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू क्या हो जाए, जीरो। कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो हो जाए, तो ऐसे केस में लैम्डा एम हो जाएगा लैम्डा एम नॉट, जिसको कहा जाता है लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? इसे बोलते हैं लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। आप ये बोल सकते हो मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। ठीक है, लैम्डा एम नॉट इट इज डिफाइंड एज मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। और अब ये कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। जीरो कर दिया का मतलब यह है कि एक आयन अगर कहीं प्रेजेंट है ना, तो उसको दूसरे आयन फील ही नहीं होगा।
अगर Na प्लस यहां पर है तो उसको लग रहा है मैं अकेला ही मूव कर रहा हूं। ये होता है इन्फिनिट डाइल्यूशन। इन्फिनिट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन जीरो कर दो तो फिर तो पानी में कुछ डालो ही मत, तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं, फिर ऐसा नहीं करना है। कॉन्सेंट्रेशन इतना कम कर देना है कि एक आयन को दूसरे आयन की प्रेजेंस फील ना हो। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो लैम्डा एम नॉट होता है और लैम्डा एम नॉट ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और केमिस्ट्री में याद रखना बेटा, केमिस्ट्री में हम हमेशा फाइनली जाकर क्या ढूंढते हैं? नेचर ही ढूंढते हैं। ठीक है। तो ये कहां हमें हेल्प करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, ओके। चलो इसके बाद इसको यहां से लिखो। इसके बाद हम फाइंड करेंगे किसकी वैल्यूज? हम लोग वैल्यूज फाइंड करेंगे लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। हो गए? बोलो भाई। बताओ, समझ में आया तुमको? अरुणिमा, सही बोला ना मैंने? देखो धीरे धीरे याद हो रहा है मुझे तुम लोगों के नाम। नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, है ना? वैसे ख़त्म हो ही गया है। इसके बाद एक थ्योरी होता है बैटरी और कोरोजन, बैटरी कोरोजन ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, है ना? तो बस वो थ्योरी है, बस कॉन्सेप्ट्स तो मैंने सारे पढ़ा दिए हैं। क्या अगला चैप्टर पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तुम ही लोगों ने तो बोला था कोऑर्डिनेशन पढ़ना है ना? कोऑर्डिनेशन कुछ तो पेपर में लिख कर आओ, है ना? क्या मतलब आप खड़े होके बोल रहे हो एक पल का जीना, है ना? खाली हाथ आए थे हम,
खाली हाथ जाएंगे। ठीक है, हो गया। बताओ। तो वहाँ पे बोलोगे खाली शीट आई थी, खाली शीट जा रही है, क्या मतलब रह जाएगा? नाम लिख के जाओगे। हाँ सही बात है। इसका एक पूरा म्यूज़िक कंपोज करो तुम अनिमेश, है ना? ठीक है, सुनूंगा मैं अगली क्लास में, याद रखना। सोच रहा हूँ हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की बोर्ड के लिए मैराथन क्लास लगा दूँ मैं अभी। हाँ, धीरज सर की ख़त्म हो जाए, अभी एक बची हुई है। कम डेविएशन दिखा दूसरे वाले में। पहले वाले में ज़्यादा दिखा, हाँ सही है, फिर सही। कहाँ तुम्हारा प्रिय मित्र कहाँ है? क्लास में कट अच्छा लग नहीं रहा होगा तुमको आज। बीच में फ़ोन ऑन तो नहीं कर दिया तुमने उसे? उसने तो नहीं किया तुमको? और कौन एब्सेंट चल रहा है? एक दो बच्चे एब्सेंट लग रहे हैं मेरे को। कौन एब्सेंट है? और हो गया, आगे बढ़े। बताओ भाई, इसको कंप्लीट करो, थोड़ा सा बचा हुआ है। फिर हम लोग निकालेंगे लैम्डा एम नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए।
हो गया बच्चों? चलो, अरे ये कहाँ से आ गया अभी? बहुत बुरा हुआ ये तो। देखो अब अगला क्या है अपना टारगेट। नेक्स्ट जो है हमें क्या करना है, लैम्डा एम वैल्यूज फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालना है। तो देखो होता क्या है, लैम्डा एम नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, देखो जब भी हम लैम्डा एम नॉट वैल्यूज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालते हैं तो होता क्या है कि ये आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटल डेटा। हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा से। ठीक है, ओके। तो अगर मैं कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बनाता हूं तो वो ग्राफ कैसा आता है, ध्यान से देखो। इस ग्राफ को चेक करें तो यहां अगर मैं लैम्डा एम वैल्यू पुट करूं और यहाँ पुट करूँ स्क्वायर रूट ऑफ क्या, सी, कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर रूट, तो इसमें ये देखा जाता है कि जैसे जैसे मैं कॉन्सेंट्रेशन को क्या करता हूँ, कम करता हूँ, मतलब डाइल्यूशन बढ़ाता हूँ, तो इस केस में जो ग्राफ में जो चेंज आ रहा है ना, वो ग्राफ का चेंज कैसा होता है, लीनियर होता है। इस टाइप से ग्राफ का चेंज होता है। तो इस ग्राफ को क्या किया जा सकता है, इस ग्राफ में हम एक सिंपल इन सबको जोड़कर ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट टाइप से, इस टाइप से, ओके, स्ट्रेट लाइन। और क्या कर सकते हैं हम, इस लाइन से अगर मुझे निकालना है लैम्डा एम नॉट, तो लैम्डा एम नॉट कहाँ मिलता है, लैम्डा एम नॉट जहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, 0। तो आप इसको सिंपली क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो। एक्स्ट्रापोलेशन तो पता है ना, ठीक है ना, ग्राफ को आगे खींच सकते हो, है ना, क्योंकि हम लोग कभी भी याद रखना, हम कितना भी डाइल्यूट कर लें, हम इन्फिनिट डाइल्यूशन तक नहीं पहुंच जाएंगे। एक टाइम के बाद लैम्डा एम का जो इंक्रीज है वो बहुत स्लो हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो हमें ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद हमें जो वैल्यू जहां पे कॉन्सेंट्रेशन 0 हो रहा है वही वैल्यू हमें मिलेगी लैम्डा एम नॉट की। समझ में आ रहा है, ये ग्राफ किसके लिए आता है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि NaCl, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि NaCl, उसका ग्राफ लगभग ऐसा आता है। समझ रहे हो ये बात। अब ऐसा क्यों आ रहा है, हम एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन कर पा रहे हैं, उसके लिए एक सिंपल सी बात, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे NaCl है, NaCl का मैंने 1 मोल ले लिया है ना। अब अगर मैं वॉल्यूम को 1 लीटर रखता हूं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 1 मोल पर लीटर, है ना। और सिंस ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका अल्फा शुरुआत से ही 100% होगा, नियरली 100 होगा, नहीं तो, है ना। इसका मतलब जैसे ही मैंने 1 लीटर में 1 मोल डिसॉल्व किया तभी वो पूरा डिसोशिएट हो गया है, और नंबर ऑफ आयंस जितने जनरेट होने थे उतने आयंस ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब अगर मैं जस्ट वाटर ऐड करूंगा, समझ में आ रहा है, जितने आयंस जनरेट होने थे Na+ और Cl- के आयंस जनरेट हो चुके हैं, अब कोई नया आयन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जैसे जैसे मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाऊंगा कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और लैम्डा एम में जो इंक्रीज है वो स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के साथ लीनियर चेंज होगा। समझ में आ रहा, कैसा चेंज होगा, लीनियर चेंज होगा। इवन इसके लिए एक इक्वेशन दी जाती है, इस ग्राफ को समझाने के लिए एक इक्वेशन दी है, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस a इंटू C⁻² 1/2। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जहां पर a एक ऑब्वियसली a क्या है, स्लोप के लिए एक है जो कि इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये लैम्डा एम है, ये लैम्डा एम नॉट है। इस इक्वेशन का नाम होता है डी बाय हकल इक्वेशन, साइंटिस्ट के नाम पर है डी बाय हकल
इक्वेशन। समझ में आ रहा है? एक बार मेंस में पूछी भी जा चुकी है। ठीक है, ए कांस्टेंट होता है, ये करता है डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पे डिपेंड। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज अपने में दी हैं। ठीक है, बताओ बच्चों, आ रहा है समझ में? ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करोगे, आपको लैम्डा एम नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम किसके लिए कर रहे हैं बेटा? अगर ये हम कर रहे हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, और जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए करेंगे तो जो हम ग्राफ बनाते हैं लैम्डा एम का, जो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास रूट सी के साथ ग्राफ आएगा, किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि CH3COOH के लिए जो ग्राफ आएगा, ये ग्राफ कुछ कैसा आएगा? ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक है ना? ओके, हाइपरबोला टाइप से बनता है और ये आगे बढ़ते ही जाएगा इस तरीके से। समझ में आ रहा है? इसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते क्योंकि आगे जाके ये ऑलमोस्ट पैरेलल होने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो हम इसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा एम नॉट कैन बी कैलकुलेटेड बाय ग्राफ। इस ग्राफ से हम लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं कर सकते। और इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है कि CH3COH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोशिएट नहीं होता शुरुआत से ही। शुरुआत से 100% डिसोशिएट नहीं होता। लेट्स से अगर मेरे पास है वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन और अल्फा की बात करूं, तो देखो बेटा, अगर मैं 1 लीटर है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, तो इसका अल्फा जो होगा, इसका अल्फा हार्डली 0.1 होगा, या परसेंटेज में बताऊं तो हार्डली 10% होगा। मतलब जितने आयंस जनरेट हो सकते हैं उसमें से केवल अभी 10% ही जनरेट हुए। समझ में आया? तो मैंने वाटर ऐड किया, मैं सोच रहा था पानी मैंने ऐड किया है तो क्या होगा? एक तरीके से पानी ऐड करने से क्या होगा? आयंस दूर दूर जाएंगे, उनके बीच का इंटरेक्शन कम होगा, यही सोच रहा हूं ना मैं। लेकिन होगा क्या? ये और डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है ना? तो भाई मुझे पानी डाल रहा हूं ताकि क्या हो? ताकि इंटरेक्शन डिक्रीज करें, ये और आयन प्रोड्यूस कर दिया, और आयन प्रोड्यूस होंगे तो इंटरेक्शन बढ़ जाएंगे। एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं ना दोनों मैकेनिज्म। पानी ऐड कर रहा हूं ताकि इंटरेक्शन कम हो, डिसोशिएट हो जा रहा है ताकि इंटरेक्शन क्या हो जाए? वापस से बढ़ जाए। इसके कारण क्या होता है? हम ये बोल सकते हैं इसके कारण शुरुआत उतना इंक्रीज नहीं दिखता है। ठीक है ना? क्योंकि पहले कम डिसोशिएटेड है, और जब जाके काफी डिसोशिएट हो जाता है तो फिर वो ज्यादा चेंज हमें देखने को मिलता है एक तरीके से। समझ में आ रहा है? एक हमें प्रॉपर चेंज देखने को नहीं मिलता है। इस ग्राफ को हम एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं लैम्डा एम नॉट वैल्यूज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट
कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग ग्राफ, या हम बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट से लैम्डा एम नॉट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट नहीं हो सकता। समझ रहे हो? ठीक है ना? और सिंस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं हो सकता लैम्डा एम कैलकुलेट, इसीलिए एक नया लॉ हम लोग निकालते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं? एक नया लॉ बताया है किसने? कोलरॉश नाम के साइंटिस्ट ने बताया है। एक नया लॉ बताया जिसका नाम है कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, समझ रहे हो? कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। यहां तक हो गया था। ये दो चीजें कंप्लीट करो। हो गया बच्चों? ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लैम्डा एम नॉट की वैल्यू बहुत ही अच्छे से एक्यूरेटली डिटरमाइन की जा सकती हैं। समझ में आ रहा है ना? और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं की जा सकती हैं। कोलरॉश ने अपना लॉ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर पहले टेस्ट किया। समझ में आ रहा है? या फिर ये बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज करके उसने अपना लॉ बनाया और बाद में उससे अप्लाई किया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे, तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स मिलते हैं उससे लैम्डा एम नॉट की वैल्यूज में। क्या भाई नैतिक, समझ में आ रहा है? ठीक चल रही है केमिस्ट्री की नहीं चल रही? सवाल लगा रहे? तूने मुझे बोला था कि सर मैं एक बार आपको अलग से बताऊंगा, तूने बताया नहीं। उसके लिए बोला था ना? किस चीज़ के लिए? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? याद दिलाओ आयुष उसको। अरे बोला था तुमने, सबके सामने नहीं बताऊंगा, तुमने बोला था। अकेले तो बताओगे ना, फिर कब बताओगे? हाँ, हो गया? लिख लिया? बड़ी जल्दी लिख ले रहे हो यार तुम लोग। जैसे जैसे तुम्हारे वो जो टाइम है 7:45 पहुंचने वाला होता है, स्पीड बढ़ जाती है तुम लोगों की। मैंने ऑब्जर्व किया कि लास्ट के 15 मिनट में मैं इतना पढ़ा देता हूं जितना मैं 1 घंटे में नहीं पढ़ा पा रहा हूं। मुझे लगता है अगर मैं आधे घंटे की क्लास कर दूं तो ज़्यादा पढ़ा दूंगा, 1.5 आवर से ज़्यादा, है ना? तो 1.5 घंटे से ज़्यादा आधे घंटे की क्लास है। ये डूब जाएगा करियर गड्ढे में, फिर एक ही ऑप्शन बचेगा, मॉडलिंग। हाँ, हो गया? बताओ भाई। चलो देखो भाई, इस चीज को देखते हुए वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग लैम्डा एम नॉट नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे, तो उसके लिए एक लॉ बनाया गया। ये लॉ मेनली वही इस्तेमाल होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा एम नॉट को कैलकुलेट करने के लिए, है ना? हालांकि ये लॉ क्या बोलता है, देखो लॉ क्या बोलता है, ध्यान से देखो। द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी मतलब हम किसी कॉन्सेंट्रेशन पे बात नहीं कर रहे हैं, इनफाइनाइट
डाइल्यूशन जीरो कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कोई अगर इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं NaCl, तो उसके लिए बोल रहा है कि जो लैम्डा नॉट m NaCl है, समझ में आ रहा है, वो किसके बराबर है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस, सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनायंस एंड कैटायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जस्ट उसके एनायन का जो कंट्रीब्यूशन है वो प्लस जो कैटायन का कंट्रीब्यूशन है वो उसकी सम के बराबर है। मतलब मैं इसको बोल सकता हूं ये लैम्डा m लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस के बराबर है, मैं ये बोल सकता हूं। बोलो हाँ या ना। अरे भाई अपना ट्रू पोटेंशियल शो करेगा कि नहीं करेगा बताओ? नहीं करेगा, मत करने दो। तुम लोग कब करोगे ये बताओ? वो तो उसको तो मैं करवा दूंगा थोड़ी देर से। हाँ हाँ भाई, ये जो है ये जस्ट इसके सम के बराबर होगा, समझ में आ रहा है? ये उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है। ऑब्वियसली उसके एक्सपेरिमेंट थोड़े से लेंदी थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास लैम्डा नॉट MgCl2 है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? लैम्डा m नॉट है ना, तो इसको मैं लिखूंगा लैम्डा नॉट Mg+2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट Cl माइनस लिखूंगा। समझ रहे हो? क्योंकि 2 Cl माइनस जनरेट करेगा ना। अरे बोलो भाई हाँ या ना। ये लिखना आसान है कि टफ है बताओ? अरे कुछ तो बोल दो भाई। तुम फीडबैक लूप के बारे में सुना तुमने? फीडबैक लूप क्या सुना उसके बारे में, ये बता मेरे को पहले। अबे सिंपल सा है, तू मुझे बताएगा नहीं कि तुझे कैसा लग रहा है, तो मैं कैसे उस चीज़ को समझूंगा? ये होता है फीडबैक लूप। कहाँ साइकोलॉजी क्लास में पहुंच गया? हाँ हाँ, सीखा तो तुमने कुछ भी नहीं उसमें से। हाँ चलो, ये समझ में आया, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बोलो? अरे बताओ भाई, नहीं बनेगा? अरे इतना लिखते नहीं बनेगा क्या? बन जाएगा ना। ठीक है, सिंपल सा लॉ है, ये है कोलरॉस लॉ। अब इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता भाई। जितने आयन में टूट रहा है उस हिसाब से जस्ट लैम्डा m करके लिख दो, बस हो गई, इक्वेशन तैयार हो गई, बन जाएगी इक्वेशन लिखते। अब इसका यूज क्या किया इन्होंने? इसका यूज किया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का इसकी मदद से कैलकुलेट किया लैम्डा m नॉट। समझ में आ रहा है? इसकी मदद से वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m नॉट कैलकुलेट किया जाता है। आगे बढ़ूं कि रुक जाऊं? ना बढ़ूं? अपनी स्पीड दिखाओ फ्लैश वाली। टाइम देखो, पल पल गुजर रहा है। वो देखो आयुष जो जल्दी घर जाना, उसको 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा मैं। टॉपिक खत्म होने से पहले ही 5 मिनट छोड़ दूंगा। है इसको, अब तुम अभी निकल जाओ, लास्ट में 10 मिनट काट दूंगा मैं वीडियो के। चलो ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसका एप्लीकेशन है, सबसे पहले एप्लीकेशन है, इट हेल्प्स टू फाइंड आउट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल, लैम्डा m नॉट किसके लिए निकालने में हेल्प करता है? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, कोई एग्जांपल तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल, तुम्हें ब्रांड एम्बेसडर याद रहेगा ही रहेगा। CH3COOH, ये ऑब्वियसली एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके केस में मैं लिख सकता हूं लैम्डा m नॉट CH3COOH बराबर होगा लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट ClH, लैम्डा नॉट H प्लस। ऐसे ही टूटता है ना ये। अब क्या करना है हमें? इनके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उठाने, है ना। तो इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बेटा इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है CH3COO माइनस,
Na+, ये इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और इसके लिए लिख सकते हैं लैम्डा m0 CH3COO माइनस Na+, है ना। इसको लिखा जा सकता है लैम्डा नॉट CH3COO माइनस, और लिख सकते हैं लैम्डा नॉट Na+, यही लिखेंगे। दूसरे वाले के लिए, इसके लिए तो तुम कोई भी एसिड उठा लो, सबसे अच्छा होता है HCl, तो आप इसको लिख सकते हो लैम्डा नॉट MHCl, ये बराबर हो जाएगा लैम्डा नॉट H+, और साथ में हो जाएगा लैम्डा नॉट Cl-। मेरे साथ रहना ना, लेंदी समझ के छोड़ मत देना। बस इतना सा है, मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा बेटा, अब मैं इसकी जगह पर यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दूंगा, इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है ना। वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा वैल्यू पुट करने पे, लैम्डा नॉट m CH3COOH, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट m CH3COO Na माइनस लैम्डा नॉट m माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा Na+, ये हो गई इसकी वैल्यू। और दूसरे की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट m HCl माइनस लैम्डा नॉट m Cl माइनस, ठीक है। माइनस माइनस वाले को कॉमन निकाल लो साइड में बेटा, माइनस माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा, लैम्डा नॉट, सब मोलार है ना, मैं बार बार m नहीं लिख रहा हूँ, सब मोलार है, ये हो जाएगा ये प्लस HCl, माइनस में क्या बचा, लैम्डा नॉट Na+, और माइनस कॉमन निकाल दो तो लैम्डा नॉट Cl माइनस। अगर इन दोनों को जोड़ दूँ तो क्या बचा, CH3COO Na प्लस लैम्डा नॉट HCl माइनस लैम्डा नॉट NaCl। तो यहाँ पर मैंने एक वीक का लैम्डा m0 कैलकुलेट यूज किया है बाय यूजिंग वैल्यूज फ्रॉम 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ में आ रहा है। और ये देखने में लेंदी लगता है, ये लेंदी है नहीं, ये लेंदी नहीं है। ओके, समझ में आया। क्यों नहीं है, कोई दूसरा एग्जाम्पल बता दो मुझे, दूसरा एग्जाम्पल उठाएं। ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इधर देखो सभी, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मैं लिख रहा हूं लैम्डा m, एक लाइन में आंसर लिख दूंगा, बस ध्यान से देखना। इसका स्ट्रॉन्ग ढूंढो, ठीक है ना। तो NH4 प्लस का जो स्ट्रॉन्ग होता है वो होता है NH4Cl, NH4Cl। OH का स्ट्रॉन्ग ढूंढो, Na, बहुत बढ़िया, जिसने भी आंसर दिया भाई NaOH, किसने बोला था NaOH, बहुत बढ़िया। देखो रक्षित का दिमाग चलने लग गया, 1 महीने में ये हाल है। हाँ, 1 साल पढ़ लेगा तो घोड़े के जैसे दौड़ेगा इसका दिमाग। माइनस, अब क्या करोगे, माइनस जो जो फालतू चीज़ों से माइनस कर दो। Cl फालतू है और Na फालतू है, माइनस लैम्डा m NaCl। समझ में आया। एक और अच्छी बात बताऊं भाई, बिना डेटा के तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, मतलब पेपर में वो डेटा देगा तो जो डेटा देगा उसी को यूज करना है। समझे कि नहीं समझे। यार मैंने एक सवाल रखा था PYQ का, मिल नहीं रहा, चलो कोई ना, लिखो चलो इसे। ये हो गया, ये हो गया, इसको करो। बताओ बेटा, लिखते बन जाएगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा ना, बहुत आसान है। जल्दी कंप्लीट करो इसे।
हो गया? आयुष नाम है ना तुम्हारा? पढ़ाई वढ़ाई चल रही कुछ की बस? हो गया? कोई भी आप इसमें उठा सकते हो, कोई थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का बताओ जिसमें 2-3 वो लग रहे हो। जैसे एक थोड़ा सा सिंपल ही उठा लेता हूँ, कैल्शियम क्लोराइड है, लैम्डा एम नॉट वैली। वैसे तो ये वीक में नहीं आता है, कैल्शियम क्लोराइड तो स्ट्रॉन्ग में आता है, पर मैं फॉर्मूला बनाना बता रहा हूँ। तो जब ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग में आता है तो उसका कौन सा स्ट्रॉन्ग ले लेंगे हम? थोड़ा सा ऐसा लेना जो थोड़ा वीक हो तो मज़ा भी आए। कौन रहेगा? PbSO4। PbSO4 पे सिंगल वाला ही आ जाएगा। PbI2 को भी स्ट्रॉन्ग। ये ले लेते हैं, देखो Ag2SO4 ले लेते हैं। तो लैम्डा नॉट m Ag2SO4, तो यहाँ पे 2 सिल्वर है। कितने सिल्वर है? 2। और सिल्वर के लिए जो स्ट्रॉन्ग होता है वो होता है AgNO3, तो इसमें लगा दिया सामने 2 प्लस। इसके लिए H2SO4 ले सकते हैं, या फिर Na2SO4 ले लो, Na2SO4 ले लो, और यहाँ से 2 सोडियम और यहाँ से 2 NO3, 2 आगे लगा है, माइनस कर दो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा NaNO3। बाकी तो लेना वही पड़ेगा जो डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोलरॉस लॉ, वैसे तो थ्योरी इस चैप्टर की पूरी कंप्लीट हो गई है ना, तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में करा के बैटरी कंप्लीट करा के हो जाएगा ये, ठीक है? ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन।